हेलो एवरीवन। हमारे जो गेस्ट हैं अभी बहुत जल्दी है ना ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आज हम वैज्ञानिक चीजों को बहुत सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अनिल सर हैं, हरे कृष्णा सर भी है जो आपको बहुत सारी चीजों पे आपको बताएंगे। साथ में आपकी ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग में रहेंगे। अनिल सर काफी एक्साइटमेंट रहते हैं कि उनको इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमेशा समय मिले। तो बस अभी दोनों ज्वाइंट होने वाले हैं सर। अनिल सर तो ज्वाइंट हो चुके हैं, तो वेलकम सर। हाँ आप धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ, हरे कृष्णा आर्य जी को लिंक भेज दिया है। ठीक सर, वो ज्वाइन हो जाएंगे, बट आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ हाँ, आज के इस कड़ी में, इस क्रम में हम एक बार फिर अपने मित्रों से, अपने साथियों से, सभी संपर्क में जो लोग हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आज हम एक बार फिर अनिल त्रिपाठी सर के द्वारा उनके साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप पर विज्ञान संचारक समूह के द्वारा, और डॉक्टर ज्योत्सना मैडम को भी धन्यवाद, गीता सचदेवा मैडम को भी धन्यवाद, साइंस कम्युनिकेटर के इस ग्रुप में, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है कृपया आप सभी इसको धैर्य से सुनिए और सहयोग कीजिए। और देखिए, आपके प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं और ऑडियो वीडियो के द्वारा पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा आर्य जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी मेरे हिसाब से रेडी होंगे, तैयार होंगे। तो आज के इस कड़ी में, जैसे कि पहले हमने जो बातें कही हैं, तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग धैर्य से, और आपके संपर्क में और भी जो लोग हैं उनको इनवाइट करते हुए, और जो मित्र लोग हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस सर 2 मिनट। वेलकम हरे कृष्ण सर ऑल्सो एंड आप अनिल सर की वार्ता जैसे ही बंद हो जाए वैसे आप भी अपनी वार्ता स्टार्ट कर देना सर। थैंक यू। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर दीजिए अनिल सर। तो हम लोग जैसे कि पहले ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, और इसी क्रमिक कड़ी में और इस श्रृंखला में हम बस कहना यही है कि आप लोग जब तक इसको धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे, और मेरे हिसाब से कुछ मेरा जो रिटर्न मैटर है, जो पुस्तक का पीडीएफ है, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और आपके सामने जो मेरे दिमाग में जो वीडियो है, और इसके अलावा जो भी सामग्री है आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये दोलनमय ब्रह्मांड का आइडिया आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और लोग जो वैज्ञानिक समुदाय ही है, इसके अलावा जो आम व्यक्ति की भी जिज्ञासा होती है, लोगों की भी जिज्ञासा होती है, समय समय पर लोग पूछते रहते हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों के दिमाग में, शोधकर्ताओं के दिमाग में अनेक ऐसे प्रश्न आज भी हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और मैं कहूंगा कि जैसे कि जो लिटरेचर है इसके संबंध में, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के संबंध में जो साहित्य है, वैज्ञानिक लेखन है, जो वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिल रहा है, या
पुस्तकों के माध्यम से या शोध पत्रों के माध्यम से हमें मिल रहा है। और उसके अलावा जो हम जो अपने तर्क है, हमारे लॉजिक अपनी जगह पे, इस पे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इस पे डेटा, मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरी जो जहां तक तर्क की क्षमता है, जो हम प्रश्न उठा सकते हैं, जो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका जवाब हमारे आसपास उपलब्ध है, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो जो बातें मैं सोचता रहा हूँ, उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। और मेरे पास में जो जो शोध पत्र, पुस्तक और लिटरेचर है, आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, कॉस्मोलॉजिस्ट और खगोल शास्त्री और एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसके बारे में क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक का टाइटल हमने बताया कि हमने दौलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण, कि आज तक हमारे आसपास की चीजों से हमारे जो निकटतम जो चीजें, वस्तुएं और जिनके प्रति हमारी वैज्ञानिक सोच है, जो हम सोचते हैं कि ये चीजें वैज्ञानिक दृष्टि से इनका मतलब क्या निकलता है, तो आज इस दृष्टिकोण को हम बहुत ही बड़े स्तर पर हम आपके सामने, जैसे कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको बहुत प्रयास करता हूं और मेरे मित्र लोग सहयोग करते हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। और आज हमारे साथ में आप जैसे हरि कृष्ण आर्य जी जैसे विद्वान व्यक्ति, जो इस टॉपिक पर हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहयोग, जैसे कि उनका पहले से भी उनका कहना था कि हम पूरा इसको सहयोग करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को बड़े ही रोचक तरीके से लोगों के बीच में, जो जिज्ञासु लोग हैं, कई बार तो इस पे टिप्पणी करते करते एक तरह से बड़ा ही गंभीर मुद्दा बन जाता है, कई बार हंसी का मुद्दा भी बन जाता है और कई बार ऐसा भी लगता है कि वास्तव में ये बात तो गंभीर तो है ही है और विचारणीय भी है। और इस टॉपिक पर हमें क्या है कि बड़े खुल करके डिस्कस करना चाहिए और बड़े विस्तार से इस पर लोगों के साथ ही नहीं बल्कि जो देश के शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय है, उनके बीच में ये टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक होना चाहिए। और जैसे कि विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में अनेक वैज्ञानिक समय समय पर ऐसी बातें कहते रहे हैं, कॉमन थिंग इन यूनिवर्स, सिमिलरिटी इन यूनिवर्स, सिमेट्रिसिटी इन यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कुछ बातें ऐसी है जिनको देख करके हमारी जिज्ञासा होती है, ये चीजें तो एक जैसी लगती है और ये बातें भी एक जैसी लगती है, ये आइडियाज भी लगभग सिमिलरिटी की तरफ संकेत करता है। तो आज मैं आपको बताऊं कि जो नोबेल लॉरिएट एक हुए हैं और उनका नाम है रोजर पेनरोज। ये पुस्तक है मेरे पास में, रोजर पेनरोज, साइकिल्स ऑफ टाइम। और मैं आपके पास में जो उपलब्ध हो सकती है उन चीजों को ही आपको, जो ऑनलाइन आप खरीद भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, या ऑनलाइन जिसके बारे में लिटरेचर उपलब्ध है और इसके बारे में जो आप अध्ययन करना चाहें कि वास्तव में इसको समझने के लिए क्या क्या सामग्री हमें मिल सकती है, तो एक ये पुस्तक रोजर पेनरोज की बताई मैंने आपको। दूसरी पुस्तक मैं एक और बता रहा हूं आपके सामने, एंडलेस यूनिवर्स। ये एंडलेस यूनिवर्स की पुस्तक है, लेखक है इनके स्टैनहार्ड और प्यूरोक। देखिए ये पुस्तक है और आप बड़ी अच्छी तरह से, बड़े सरल तरीके से ये समझाई गई पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक तो आप ये टॉपिक और आगे मैं बताऊं कि कई शोध पत्र हैं मेरे पास में जो इन्हीं लेखकों के अलावा और कुछ पुस्तकें और हैं। जैसे ये एक व्यक्ति है हमारे देश के,
जिनके द्वारा लिखी पुस्तक है द वाइब्रेटिंग यूनिवर्स, जिन्होंने धार्मिक आधार पर भी और साइंटिफिक बेस पर भी अपनी बात कही है। इनका लेखक का नाम है एन.सी. पंडा, और देख सकते हैं आप, ये पुस्तक मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इतनी कठिन नहीं है, बड़े बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा इसी लेखक के द्वारा 2 भागों में, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, 2 भागों में, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये देखिए साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। और देखिए साइक्लिक यूनिवर्स पे दुनिया में कितने लोग सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा रोचक बन जाता है। मेरे पास में स्पाइरल बाइंडिंग किए हुए काफी शोध पत्र भी है, जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। और हमारे देश के महान खगोल शास्त्री जयंत नार्लिकर स्वयं उन्होंने इस पे शोध पत्र लिखा है। और कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगोनी इन ए साइक्लिक यूनिवर्स, ये उनके शोध पत्र का टाइटल है। उन्होंने मैथमेटिकल बेस से भी काफी बातें कही है। और साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी पर मैं बताऊंगा आपको कि और भी है, हेल्गे, क्रेग, और मैं आपको बहुत से ऐसे शोध पत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो आज की इस कड़ी को आपसे निवेदन है कि इसको बड़े धैर्य से, बड़े आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे समझना होगा। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि बस इट्स ओवर, ये खत्म हो गया, बस इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी इसमें बहुत कुछ बातें ऐसी है जिनको विस्तार से सोचने की जरूरत है। इसको आध्यात्मिक आधार पर भी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोग भी ऐसा सोचते थे। हमारे जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो इस पे टिप्पणी करते हैं, उन लोगों की बात भी हमें ध्यान देनी होगी। मैं आपको बताऊं कि साइक्लिक यूनिवर्स की शुरुआत ही हिंदू धर्म में हुई थी कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये बार बार सर्जित होती है और बार बार खत्म होती है। इस तरह से बनती है, फिर समाप्त हो जाती है, फिर बनती है, फिर समाप्त हो जाती है। इस तरह से वो अपनी गणनाएं भी बताते हैं, कितने समय बाद में ये सृष्टि वापस शुरू हो जाएगी, फिर क्या है, फिर सृजन होगा, फिर विनाश होगा। इस तरह से यूनिवर्स जो है चक्रमय तरीके से सृजन और विनाश करता रहता है। तो प्रश्न तो ये है कि हमारे आसपास की ऐसी क्या चीजें हैं जो दौलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण के रूप में देखी जा सकती है। हमारे आसपास, आसपास का मतलब ये नहीं है कि हम धरती पर रहते हैं, हमारे मकान के आसपास या हमारे घर के आसपास या हमारे गली मोहल्ले में, ऐसी बात नहीं है। केवल धरती की बात नहीं है, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे देश में नहीं, बल्कि हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। पहले इस ग्रह पर जो जीव जंतु, जो वनस्पति जगत है, जो कीट पतंगे हैं, इसके अलावा हमें ये इस तरफ बढ़ना होगा कि हमारा ये जो प्लेनेट्स है, प्लेनेट नहीं, प्लेनेट है, इस प्लेनेट पर जो हलचलें हो रही है, भौगोलिक हलचलें हो रही है, उनको मतलब समझना होगा। हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है, हमारे महासागरों में क्या हो रहा है। हमें आगे बढ़ते बढ़ते इस ग्रह से बाहर निकल करके इसकी आसपास के सिस्टम को देखना होगा। जैसे कि हमारा अर्थ मून सिस्टम है, इसको पूरा कवर करते हुए फिर हमें ये और सोचना होगा कि आगे प्लानिटरी साइंस, अर्थ साइंस से बाहर निकलिए, प्लानिटरी साइंस। तो सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, जो हलचलें हो रही है, ये क्या दौलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण के रूप में देखी जानी चाहिए। अभी आप धैर्य से समझें कि हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे, वो, या हमारा जो भारतीय दर्शन है, हमारा जो क्या है कि दैनिक क्रियाकलाप है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, हमारा जो योग और प्राणायाम जैसी बातें हैं, इसके अलावा हमारे जो व्यवहार में है, हमारे जो नेचर में, ह्यूमन नेचर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं, वनस्पतियों के नेचर में है, हमारे जो आसपास के कीट पतंगों में जो नेचर है,
हमारे जो भौगोलिक घटनाओं में रग रग में कण कण में समाया हुआ है। तो हमें इसको आगे बढ़ते अर्थ सिस्टम की बात करें, हाल ही में एक बड़े इंटरेस्टिंग एक 2023 का एक शोध पत्र, आप हैरान रह जाएंगे कि लेखक उसके हैं जो उस शोध पत्र को जिन लोगों ने लिखा है, वो कहते हैं कि पृथ्वी सिस्टम जो है 6 वर्ष में दोलन करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया कि 6 वर्ष में दोलन तो करता है, लेकिन उसको वीडियोस के द्वारा उस दोलन को दिखाएं कैसे, उसको विजुअली कैसे करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अर्थ सिस्टम के बाद में हमारे इस सौर मंडल में आसपास के जो ग्रह हैं, वीनस है, मार्स है, और इसके अलावा मरकरी, और इधर जुपिटर है, और सैटर्न है, और इस पर यूरेनस नेपच्यून है। आप सूर्य को भी देखते हैं। मैं जब अपने टेलीस्कोप से सूर्य की तरफ ध्यान देता हूं और अपने टेलीस्कोप से सन को जितनी बार मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा प्रयास होता है कि उसकी सरफेस पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, बड़े बड़े दुनिया के टेलीस्कोप से जो दिख रहा है वो तो किताबों में आ रहा है, नेट पर आ रहा है और हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन मैंने अपने खुद पर्सनल टेलीस्कोप से सूर्य की सतह पर जो मूवमेंट, हलचल होती है, जो देख सकता हूँ, वो है सन स्पॉट्स। उनकी हलचल को मैं बराबर बराबर नोट कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से बारीकी से सोचने का प्रयास करता हूँ कि अभी जो सोलर साइकिल 11.1 ईयर का जो होता है, जो 25th सोलर साइकिल है, उसको समझने की कोशिश करता हूं कि ये एकदम पीक पर चला गया है। सौर वैज्ञानिकों को कहना है कि अभी इन दिनों में सोलर साइकिल जो है वो एकदम मध्य में, यानी एकदम पीक पर है। 11.1 यानी आधा, 11 का मतलब 5.5 के करीब आप मतलब इतना कवर कर चुका है, इतना निकल चुका है। और ये सोलर साइकिल जो है ये पीक पर इस तरह से पहुंच गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टा हो गया है सूर्य का। नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया है। अब प्रश्न ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप तो होता है, उल्टा तो होता है, लेकिन होता कैसे है? वीडियो के द्वारा हम उसको केवल नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल चला गया, ऐसा नहीं है। मेरी दृष्टि से मैंने जो सोचा है वो एक नया तरीका आपको बता रहा हूं। तो मैं सोचता हूं कि जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इसका समझने की कोशिश करेंगे। मैं उसके वीडियो और भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनका रिट्रोगेट होता है, रिट्रोगेट, वो वक्र गति करते हैं। अब इस वक्र गति का सूर्य के इस सोलर साइकिल से क्या लिंक है, सूर्य की रोटेशन से क्या लिंक है, और सूर्य के डिफरेंशियल रोटेशन से क्या लिंक है, और सूर्य का ये सौर चक्र है, ये सौर चक्र 11.1 वर्ष का कैसे पूरे एंटायर सोलर सिस्टम को कवर करते हुए कैसे वो प्रभाव डालता है, कैसे सूर्य का धड़कन, ऑसिलेशन पूरे सोलर सिस्टम पर प्रभाव डालता है। तो पृथ्वी सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है दुनिया में कि हवाओं में ऐसा मोशन हो रहा है, पानी में ऐसा मोशन हो रहा है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि उसकी सरफेस पर टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हो रही है, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, और पृथ्वी के अंदर भी इनर कोर में और आउटर मेंटल कोर में भी जो हलचलें हो रही है, तो वैज्ञानिक उनको एक ऑसिलेशन की दृष्टि से ऐसा देखना शुरू कर दिया है। मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि मैंने इस बात को, तो मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि इस बात को मैंने बहुत पहले आयु का रिसर्च सेंटर के पर मैंने आयु का रिसर्च सेंटर पर बहुत पहले इस बात को उठाया और इस बात को रखा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोलन में ब्रह्मांड के प्रमाण, अब दोलन में ब्रह्मांड के प्रमाण, दोलन में ब्रह्मांड के प्रमाण के रूप में अगर आप देखें तो
सबसे पहले आपको अपने आसपास की चीजों को ही नोट करना हो। तो आप आपके आसपास की चीजें, जैसे दूसरे वैज्ञानिक है, जब कोई खोज शुरू हुई, जब भी इस दुनिया में बड़ी खोजें हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास की चीजों को समझा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि सापेक्षवाद की खोज ऐसे नहीं कि आकाशीय पिंडों के माध्यम से ही हुई, लेकिन आकाशीय पिंडों के बाद में पहले हमने सापेक्षवाद को अपने आसपास के सापेक्ष गति होने वाली जो घटनाएं हैं उनको देखा। इसी तरह से मैं ये कहता हूं, हमारा दोलन में ब्रह्मांड का जो सोच है, हमारे दोलन में ब्रह्मांड के बारे में जो सोच है, हमने कहां से शुरुआत की है कि देखिए, आपके पास जो वस्तुएं हैं, आपके पास में जो ये निकटवर्ती चीजें हैं, उनके वाइब्रेशन को नोट कीजिए, उनके धड़कन को नोट कीजिए, उनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न को नोट कीजिए, उनके हलचल को नोट कीजिए। तो तो आपके आसपास जो हलचल है हो रही है, क्या वो हलचल कोई संकेत करती है? मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे बायोलॉजिकल दृष्टि से देख लीजिए, जैविक दृष्टि से देख लीजिए, या आप अपने या दूसरे दृष्टि से देखना चाहें तो भौगोलिक तरीके से देख लीजिए, या अगर केमिकली ढंग से देखना चाहे, या फिर आप मैथमेटिकल ढंग से सोचते हैं तो वो भी उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत जो कर रहा हूं, तो ऐसी चीजों से कि मैं ऐसी चीजों से शुरुआत कर रहा हूं जो हमें बहुत प्रभावित करती है, जिनको हम कहते हैं कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग, मैंने जिसको कहा है। देखिए, मैं आपको आपका ध्यान दौलतीय ब्रह्मांड के प्रमाण की तरफ ले जा रहा हूं। ये नोट करें कि सबसे पहले तो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, कोशिका में, आपके शरीर के अंगों में, आपके स्वभाव में, आपकी मेंटली सोच में, यानी आपकी मानसिक सोच में जो बातें हैं उनको आप लोग समझिए। वो उनका ओरिजिन की बात हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पहले ये सोचना होगा कि हमारा खुद का बॉडी, हमारे आसपास की जो चेतन चेतन जगत की चीजें हैं, जो सजीव चीजें हैं, और उनको भी हमें समझना होगा कि वो चीजें हमें कैसे वो चीजें हमें कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि ये इसका ब्रह्मांड से क्या लेना देना, या इतने बड़े यूनिवर्स से जिसमें खरबों अरबों अनगिनत गैलेक्सियां हैं, तारे हैं, जो ग्रह हैं, उनसे इन सबका क्या मतलब है। तो आपको पहले तो एक एक कनेक्शन बनाना होगा, एक क्रमिक कड़ी के रूप में, एक एक ऐसे श्रृंखला के रूप में उसको देखना होगा कि जैसे आपके पास में आस पास में जो पक्षियों का बिहेवियर है, इसी प्रकार से आप के आसपास में जो जीव जंतु है उनका बिहेवियर है, या आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं, पुष्प हैं, उन पे फल है, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, पेड़ पर पत्ते हैं, उनको उनके बढ़ने और समाप्त होने का परिवर्तन को नोट करना होगा। इसके बाद में आप अगर सोचें कि ये बात ब्रह्मांड के प्रमाण के, दोलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण का इससे क्या लेना देना,
तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसा ही सोचा जा रहा है कि सूरजमुखी का फूल है वो मतलब एक फिबोनाची नंबर के तरह से सोचा जाता है कि इसमें फिबोनाची जो स्पाइरल ज्योमेट्री है वो है, और इसी प्रकार से चक्रवात है, इसी प्रकार से समुद्र का शीत है, इसी प्रकार से आप देखिए कि और भी जो वायुमंडल में टॉर्नेडो या साइक्लोन या यूरिकेन या जो भी है या सर्पिल गैलेक्सियां हैं, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो आपके आसपास की चीजों को प्रभावित करती है। आपका डेली आपका रूटीन है, आप किस तरह की ज्योमेट्री को आप यूज करते हैं। बोतल पर ढक्कन रखते हैं तो ट्विस्ट करते हैं, कपड़े को गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके शरीर पर जो वस्त्र हैं उनमें देखिए तो उनमें भी जो उनकी बनावट है, गांठ लगा करके या उनको बनने का तरीका है, तो बीच में व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग धैर्य रखें और सुनते रहें। ये चर्चा अभी बहुत आगे रोचक तरीके से हम इसके गणितीय पहलू पर भी बात करेंगे कि मैथमेटिक्स इसका क्या मतलब निकलता है। अभी आपको मैं इसके अलावा और भी बात बताऊं, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का हेलिकल शेप होता है। आप लोग जीव विज्ञान में ये बहुत छोटी कक्षाओं में आजकल यानी कि आप सेकेंडरी लेवल की कक्षाओं में ये बातें आने लग जाती है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है हमारी कोशिका में। इसी प्रकार से ये भी देखते हैं आप, हमारे बॉडी का स्केलेटन है, तो हमारे हाथ और पैर है, मैमल्स है, तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस तरफ संकेत करता है। देखिए ये सब चीजें गोल्डी ब्रह्मांड के प्रमाण की कड़ी के रूप में मैं आगे डेवलप करते हुए आपको समझाऊंगा कि अब आप अगर और आगे बढ़े कि ये तो बात आपके आसपास के जीव जंतु, कीट पतंगे, वनस्पतियों की और जो हलचलें होती है जो हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में है, ये ट्विस्टिंग का नेचर है। यानी कि आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, इस प्रकार से निचोड़ना, मरोड़ना। लेकिन अब आगे की बात जो मैं कह रहा हूं, वहां शुरुआत बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से होती है। तो भूगोल में यानी जियोलॉजी में ये बताया जाता है कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। उसके ब्रेक होने के बाद में क्रिटेशियस और जुरासिक युग के बाद में ऐसा क्या समय आया कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें कि ये रशिया के वैज्ञानिकों ने इस पे मॉस्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में मेरे पास में वो शोध पत्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो महाद्वीप है वो एक दूसरे के विपरीत मुड़े हुए हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिड अटलांटिक जो समुद्र के अंदर है वो ऐसे मुड़ी हुई है, इस प्रकार की ऐसी आकृति बनती है। इसी प्रकार से अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज में इसी प्रकार से छोटे छोटे द्वीप, हमारा इंडिया भी बैंड हुआ हुआ है। इसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में फिलीपींस, कंबोडिया, इस प्रकार के देश है। इसी प्रकार से हवाई द्वीप समूह और न्यूजीलैंड। ये बात भूगोल में भी है कि महाद्वीपों का जो क्रस्ट है, जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है, वो नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में अपोजिट मुड़ा हुआ है, बेंड हुआ हुआ है। और आश्चर्य की और भी इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि अभी हाल ही में ये कहा गया है कि पृथ्वी का जो इनर कोर है वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसमें जो उसका आधा पार्ट और
मिशिककू ने, इस प्रकार के खगोल शास्त्री ने ये बात कही है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा उस इनर कोर का अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ रहा, और मेंटल आउटर मेंटल कोर में उसमें भी एक तरह से क्या है कि अपोजिट घुमाव हो रहा है। अब जो वायुमंडल में जो हवाओं का मोशन है नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में, और बादलों का मोशन है, और पानी का महासागरों में पानी का मूवमेंट है, अब आप देखिए कि ये बात दोलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण के रूप में कैसे आगे हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो अर्थ सिस्टम है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है अंडाकार मार्ग पर, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये मेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो लेकिन बात यह है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना कैसे उत्पन्न हुआ? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आगे और भी इसके बारे में हम बात कहेंगे कि पूरा अर्थ सिस्टम जो है वो एक प्रकार से चंद्रमा सहित ये ऑसिलेशन ही है। ये उसका हेमिस्फीयर का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। तो सोचने की बात ये आती है कि फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं कि पृथ्वी में आधा भाग ऊपर का आधा भाग नीचे का ट्विस्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको पुनः ये बात स्मृति में लाऊंगा, मेरे पहले भी जो लाइव हुए हैं उनकी क्रमिक बात कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वी का नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट होता है। तो फिर दिन रात क्यों हो रहे हैं? तो दिन रात तो हम इस छोटी सी जमीन पर बैठे खड़े चल रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो सॉलिड जो क्रस्ट है उसमें टेक्टोनिक मूवमेंट इतनी फास्ट हो ही नहीं रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब क्या है कि दिन रात के रूप में आप इसको सोचते हैं। लेकिन अगर इसको पूरा देखें, पृथ्वी से बाहर निकल करके सैटेलाइट के द्वारा अगर अंतरिक्ष यात्री पूरे अर्थ सिस्टम की बात को देखें, पूरे अर्थ सिस्टम को देखें, बादलों में मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है, पानी में हवाओं में मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है, सॉलिड क्रस्ट जो दिखाई नहीं दे रही है, केवल बादल ही दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने अर्थ ए लिविंग क्रिएचर वीडियो बहुत लोगों के सामने शेयर किया, उनको बताया, और आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है इसको किस रूप में देखना चाहिए। ये मैंने अनेक बार बताया कि बादल मूवमेंट हो रहे हैं तो हवाएं भी मूवमेंट हो रही है, और महासागरों का पानी भी अपोजिट मूवमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ क्या है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसमें जो टेक्टोनिक फोर्स लग रहे हैं वो घूर्णन के डायरेक्शन में है ही नहीं है। आपको इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि हम पृथ्वी 12,742 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी पर एक छोटे से मामूली से स्थान पर एक मच्छर से भी छोटे रूप में हम बैठे हैं, और हम थोड़े से आसमान को देख करके कह रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही। पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, पूरे अर्थ सिस्टम को कवर करें, तो पता चलता है कि घूर्णन तो हो ही नहीं रहा है। ये तो एक विराट मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा विराट रूप से मथी जा रही, और इसमें स्प्रिंग की तरह इस तरह से कसाउट होती है। यही तो 6 वर्ष का ऑसिलेशन में वैज्ञानिक लोग जो बता रहे हैं, तो ये बात मैं तो पहले से ही दावा कर रहा हूं कि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही है। अब गैलीलियो का या कोपरनिकस का युग चला गया, अब सैटेलाइट से डेटा जो आ रहे हैं, लोगों ने कहा सैटेलाइट बता रहा है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही। मैंने कहा सैटेलाइट बता रहा है, लेकिन कितने डिस्टेंस से, बहुत पास में आकर के अगर उस वीडियो बनाता है तो उसका कोई मतलब नहीं। एक उचित दूरी से पूरी पृथ्वी को कवर करते हुए जब सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को देखता है, उसके हलचल को नोट करता है, उसके सॉलिड क्रस्ट के हलचल को नोट करता है, पूरी अर्थ सिस्टम की बात करें तो ये तो विराट मंथन है। तो आप देखिए कि पृथ्वी सिस्टम में हो क्या रहा। अब क्या और आगे बढ़े, अगर जुपिटर में नोट करें कि कई मून तो उसकी परिक्रमा उल्टी दिशा में कर रहे हैं और कुछ सीधी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं।
और सैटर्न में भी ऐसे ऐसे कई मून है जो उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, सीधी दिशा परिक्रमा कर रहे हैं। नेपच्यून का एक मून है ट्रिटन, वो उल्टी परिक्रमा करता है। अब जुपिटर में जो डिफरेंशियल रोटेशन होता है, अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट होता है, सैटर्न में भी होता है, यूरेनस नेपच्यून में भी होता है। अब ये डिफरेंशियल रोटेशन कहां से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, और अगर आप ध्यान से नोट करें पूरे जुपिटर सिस्टम को या सैटर्न सिस्टम को या यूरेनस नेपच्यून सिस्टम को, तो कुछ ऐसा ही पृथ्वी में था। क्यों? क्योंकि नासा के केपलर मिशन से इतने ग्रहों का पता चला है, उन सभी को ग्रेविटी, मास, साइज, रेडियस उनके क्रमिक ढंग से रखे, तो पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल गया। और आपके सामने सौर मंडल के नेबुलर हाइपोथेसिस से को रिजेक्ट करते हुए एक नई हाइपोथेसिस सामने आने लगती है, और वो ये है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, और हमारी ये जो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा कैसे बना, जुपिटर, सैटर्न, ये ग्रह, गैस दानव ग्रह कैसे बने, और दूसरे लौकिक ग्रह कैसे बने। तो आप ये बात, अब मैं थोड़ा सा और मैं सूर्य की बात करूंगा। अब सूर्य में पूरे इस सोलर साइकिल में 11.1 वर्ष में उसके जो शेप है वो चेंज होती है। उसके पोल पर फ्लैटनिंग होता है, इक्वेटर पर बल्गिंग होता है। यानी कि सन जो है 6 किलोमीटर पर इक्वेटर पर फैल जाता है और पोल पर सिकुड़ जाता है 6 किलोमीटर, और इसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस कहते हैं वैज्ञानिक। तो 11.1 वर्ष में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाता है। उस पर सन स्पॉट की संख्या, मैक्सिमम, मिनिमम, और सूर्य में मैक्सिमम मिनिमम ये बार बार साइक्लिक क्यों होता है। और आगे बढ़े, सूर्य के अंदर से सौर ज्वाला जो निकलती है वो ट्विस्ट होती हुई निकल रही है, मरोड़ी जाती हुई निकल रही है। अब ये सोलर सिस्टम के जो परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं, ये ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर ही नहीं रहे, ये इसके बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी ग्रह, और इसी प्रकार से पृथ्वी, और इसी प्रकार से जो और दूसरे ग्रह हैं, वीनस, मार्स या मरकरी, जो ग्रह हैं वो इसके बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये बेरी सेंटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बना कैसे बन गया? वास्तव में ये पूरा पूरा जो सोलर सिस्टम है ऑसिलेट कर रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये एक बात और पता लगाई है कि सूर्य में से अकाउस्टिक वेव जो निकलती है वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट है। और कुछ का तो ये तक कहना है कि सूर्य में से प्रकाश जो है कण के रूप में पहले कहा जाता था निकलता है, फोटोन के रूप में, जो न्यूटन के बाद समय में, फिर वेव्स की बात आई, फिर फोटोन की बात आई, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर से प्रकाश एक रस्सी की तरह निकलता है, जैसे एक रस्सी में क्या है कि ट्विस्टिंग होता है, इस प्रकार से एक रस्सी जो इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, उस तरह से प्रकाश निकलता है। ऐसा वैज्ञानिक लोगों से चर्चा हो रही। अब आप देखिए कि सूर्य में से जो सोलर वाइंड निकलती है, सोलर प्रोमिनेंस, सोलर फ्लेयर्स, या कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, या सन स्पॉट्स होता है, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लिप होता है, सूर्य में जो डिफरेंशियल रोटेशन होता है, ये सारी बातें हैं। फिर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है वो रिट्रोगेट होते हैं। ये सारा संकेत करता है कि सूर्य जो है घूर्णन कर ही नहीं रहा। सूर्य जो है एक गैसियस प्लाज्मा का बॉडी के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या है, सूर्य क्या है कि घूर्णन ना करके हमारे अनुसार ये तो एक प्रकार का ट्विस्टिंग हो रहा है, एक स्प्रिंग की तरह कस रहा है सूर्य, और विराट मंथन हो रहा है। ये तो बात हुई हमारे सोलर सिस्टम की बातें, पृथ्वी सिस्टम की बात हो गई, और दूसरे ग्रहों की बात हो गई, उसमें जियोलॉजी की बात हो गई, प्लैनेटरी साइंस की बात हो गई, हमारे पृथ्वी पर जीवन है उसकी बात हो गई, उसमें जो जीव जंतुओं का जो नेचर है, उनमें जो चेतन जगत का नेचर है, जियोलॉजी की बात हो गई। सब मरोड़े जा रहे हैं, ट्विस्टिंग हो रहा है, टाइटनिंग हो रहा है। तो साथियों, मैं आगे और निवेदन करूंगा, इस सोलर सिस्टम से बाहर जो दूसरे तारे हैं वो ऑब्लेट है, और उनकी आकृति ऑब्लेट क्यों है?
कहां से आई ऑबलेट? न्यूटन ने कहा कि ये ऑबलेट आकृति का कारण रोटेशन है। पहली बार न्यूटन ने कहा कि रोटेशन के कारण जो ग्रह है वो दब जाते हैं और इक्वेटर पर फंस जाते हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है। मैं आगे बात बताऊंगा कि एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल सिस्टम फाइनली अपीयर इन ओवर अर्थ ऑबलेट शेप, in sun oblate shape, in other planets oblate shape। तो ये इस प्रकार से ये ऑबलेट आकृति का एक बहुत लंबी जर्नी है। ये किसी जो ये एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि एक पाइप को इस प्रकार से फिर उसको घुमाते हैं तो पोल पर दब जाता है, पर हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रोटेशन के कारण ऐसा नहीं होता है। तो क्या कारण है मैं आगे बताऊंगा कि ऑबलेट शेप का कारण क्या है। इस रोचक चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से जो हालांकि कई लोग कहते हैं आपने ये बातें अनेक बार बता दी, इसका कोई मतलब क्या निकलता है। देखिए कि मैं कुछ बातें तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें आपको गौर करनी चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो किताबें आपके सामने मैंने बताई है कि इनमें यूनिवर्स, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बातें और वाइब्रेटिंग यूनिवर्स की बातें बताई है। मेरे पास है जो शोध पत्र है, इनसे हटकर है। ऐसा दुनिया में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात किसी ने कही नहीं, साइक्लिक यूनिवर्स की बात किसी ने कही नहीं। ऐसी बात मेरा आइडिया एकदम नया है, एकदम डिफरेंट है। तो जो आपके आसपास की चीजें हैं, आपके बॉडी में है, आपके निकट चीजें हैं, आपके भूगोल में है, आपके अर्थ सिस्टम में है, आपके सोलर सिस्टम में है, आपके सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में है। अब तारों की आकृति ऑबलेट की मैंने बात की, एल्टेर एक तारा ऑबलेट है। इसी प्रकार से और भी रेगुलस है, वो तारा ऑबलेट है। ऐसे अनेक तारे हैं वो ऑबलेट शेप के हैं। अब इस ऑबलेट शेप की गणित आपको बताऊंगा कि आखिर इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है ऑबलेट का। मैंने अपनी पुस्तक में, लोगों ने, कई जनों ने कहा कि आपने गणित की बात कहीं कही नहीं। न्यूटन ने तो केवल एक फॉर्मूला दिया, F बराबर GM × M बटे R स्क्वायर। तो मैंने भी एक ही फॉर्मूला दिया कि कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड की बात कही मैंने, ये मैंने बात कही। तो मेरी शुरुआत तो हो चुकी है गणित की, लेकिन उसको विस्तृत डिटेल में उसको करने के लिए मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। मेरे पास में जो लिमिटेशन है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं अपनी बात को, मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूं। गणित की बात मैं रख रहा हूं, आपको गणित की बात भी बता रहा हूं। मैंने अपने पुस्तक की PDF अनेक लोगों के साथ शेयर की, हार्ड कॉपी भी भेजी। कई लोगों ने उसको सीरियसली लिया, कई लोगों ने नहीं लिया, कई लोगों ने बिल्कुल देखा तक ही नहीं, कई लोगों ने खूब देखा, खूब पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखिए, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के प्रूफ के रूप में नेबुलाओं की आकृति को देखिए। रेड रेक्टेंगुलर नेबुला की शेप कैसी है, ये नाम होंगे मैंने रट लिया, अच्छी तरह समझ लिए। ईटा कैरिना नेबुला की शेप कैसी है। इसी प्रकार से होरग्लास नेबुला, स्पाइडर नेबुला, ऐसे अनेक नेबुलाओं के मैं नाम बता दूं आपको जिनकी शेप ऐसी है। उसका नॉर्थन और साउथन यानी अपर और लोअर जो आधा आधा हिस्सा, ऊपर आधा हिस्सा एक दूसरे के अपोजिट मुड़ रहा है। बटरफ्लाई नेबुला और बताऊं आंट नेबुला, ऐसी अनेक नेबुलाओं के मैं नाम बता सकता हूं। इसके अलावा आपको बताऊं हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी के हम हिस्से हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल है, उसका प्लेन भी मुड़ा हुआ है, उसकी स्पाइरल भुजाएं हैं। तो और भी गैलेक्सियां हैं जो स्पाइरल है। और इसके अलावा क्या है कि इलिप्टिकल है। उन गैलेक्सियों की इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न आया कहां से, ये सोचने की बात है। दुनिया में मैं एक नाम आपके सामने रखूंगा, नसीम हरामीन। वो व्यक्ति अपनी बात को इसी तरह से कह रहा है और इसी तरह से अपने इस कॉमन पैटर्न की बात कह रहा है। तो अब बात आती है कि दौलने ब्रह्मांड के ये प्रमाण है
क्या ये दौलनी ब्रह्मांड की ओर संकेत करते हैं? क्या गैलेक्सियों में ये जो उसका जो सारी गैलेक्सियां एक प्लेन में नहीं है। अनेक गैलेक्सियां ऐसी है जिनका आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे अपोजिट एक स्प्रिंग की तरह से मुड़ा हुआ है। उसकी सर्पिल भुजाओं को देखिए। एनजीसी गैलेक्सियां, ऐसे कई गैलेक्सियों को मैं चित्र बता चुका हूं और बताता रहता हूं और बताता रहूंगा कि अनेक एनजीसी गैलेक्सियां हैं, अनेक सर्पिल गैलेक्सियां हैं, अनेक इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड में कॉमन ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिसिटी, सिमिलरिटी कॉमन, ये भरी पड़ी है। और फिर भी हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा, फिर भी हमारा ध्यान उन कॉमन सिमिलरिटी की तरफ नहीं जा रहा है। उस सिमेट्रिसिटी को हम नोट ही नहीं कर रहे हैं कि वो कॉमन पैटर्न जो है क्या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का प्रूफ नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं कि जब गणित की बात आती है तो मैं आपको एक ये कहना चाहूंगा कि एक इलिप्स जो 2 डायमेंशन में जिसको दीर्घवृत्त कहते हैं, उसके अलग अलग दीर्घवृत्त, यानी कि एक के अंदर जैसे छिलका होता है, प्याज का छिलका होता है ना, उस तरह से एक इलिप्स, उसके ऊपर दूसरा इलिप्स, फिर तीसरा इलिप्स, इस तरह से उनको कहते हैं कनफोकल इलिप्स। और अगर ये सर्कुलर हो तो क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक कहते हैं। एक के ऊपर एक वृत्त, जिसको वृत्त कहते हैं, वृत्त, एक वृत्त फिर दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त। अभी थोड़ा गणित की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आपको बताऊं कि एक वृत्त है, उसके ऊपर दूसरा वृत्त है, फिर तीसरा है। अगर ये थोड़ा सा बेंड हो जाए, दब जाए, सॉरी दब जाए, तो ये एक इलिप्स की तरफ हो जाता है। अब मैं 3 डायमेंशन की बात बताऊं आपको, इसको 3 डायमेंशन में इलिप्सॉइड कहते हैं। और इलिप्सॉइड जिसको कहते हैं दीर्घवृत्त कहते हैं हिंदी में। और दीर्घवृत्त की 2 शर्तें होती है, एक तो ऑब्लेट और एक प्रोलेट। तो ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंडों के आकार को देखा गया, शेप को देखा गया, तारों के, ग्रहों के, सैटर्न जैसे एक ग्रह है, गैस दानव ग्रह है, वो ऑब्लेट ज्यादा है। हमारा पृथ्वी भी ऑब्लेट है, दूसरे ग्रह भी ऑब्लेट है, कुछ कम है, कुछ अधिक है, कुछ तारे ऑब्लेट बहुत ज्यादा है, कुछ अधिक है। तो गणित की बात करें तो ये ऑब्लेट स्फीरॉइड की बात आती है, क्योंकि 2 स्फीरॉइड क्या इलिप्सॉइड हो गए, एक तो प्रोलेट और एक ऑब्लेट, एक तो पड़ा अंडा, एक खड़ा अंडा, इस प्रकार से। तो आपको बताऊं, हम पड़े अंडे की बात कर रहे हैं, दबा हुआ, जैसे दीर्घवृत्त कहते हैं जिसको। तो साथियों, मैं एक बात कहता हूं कि जो इलिप्सॉइड का ऑब्लेट शर्त है, जो कंडीशन है, उसमें अलग अलग परतें हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में अलग अलग लेयर्स हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, और इस प्रकार से वायुमंडलीय परतें हैं। इस तरह से सूर्य में भी है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इस प्रकार से कोरोना, इस प्रकार से रेडिएटिव जोन, इस प्रकार से सभी चंद्रमाओं में, ग्रहों में, तारों में ये अलग अलग परतें हैं। लेकिन उनकी आकृति क्या है, शेप क्या है? ऑब्लेट। अब ऑब्लेट शेप की मैथमेटिक्स के अनुसार तो ये फिर उसका फॉर्मूला जो होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेमडा बराबर 1। अब ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बताऊं, इस फॉर्मूले में जब डिफरेंट पैरामीटर के वैल्यू रखते हैं तो हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं, इस प्रकार से, जैसे मुद्दा होता है ना, इस प्रकार से हाइपरबोलॉइड बनते हैं। और साथ में ऑब्लेट के अलग अलग परतें बनती है, अलग अलग अंडाकार परतें बनती है। अब ये गणित की बात की है मैंने, ये गणित ब्रह्मांड की है। हमारे ब्रह्मांड की आकृति जो है, ना तो फ्लैट है, ना स्फेरिकल है, ना कोई और है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति ऑब्लेट, यानी कि कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। आप फिर प्रश्न करेंगे कि आपने ये कैसे कहा? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी ग्रह हैं, जितने भी चंद्रमा है, जितने भी तारे हैं, उन सभी की आकृति ऑब्लेट है। तो ब्रह्मांड की आकृति भी ऑब्लेट ही है। और उनका ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो ब्रह्मांड की आकृति भी कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो रोटेशन के कारण
किसी भी ग्रह या किसी भी तारे या किसी भी चंद्रमा की आकृति से दबती नहीं है, जैसे न्यूटन ने कहा या किसी और ने कहा। तो आपको आश्चर्य होगा कि जब हम गणित की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड, क्योंकि जितना भी किसी भी सूर्य या तारे में या पृथ्वी में या चंद्रमाओं में मैटर का डिवीजन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड रूप में है, ऐसे जो अस्पष्ट रूप में है नहीं। तो पृथ्वी में अलग अलग परतें बनी हुई है, जो हमारे ऋषि मुनि लोग कहते थे अलग अलग लोक है, अदृश्य लोक है। तो जैसे पाताल है, जैसे जमीन पर है, या वायुमंडल है, या और भी ऊपर लोक है। तो ऐसे ही हमारे वर्तमान में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अलग अलग परतों में, अलग अलग लेयर्स में सूर्य में पदार्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो अस्त व्यस्त रूप में ऐसी बिखरी हुई पड़ी हुई नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया आज तक कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ठीक है मान लो कि डार्क एनर्जी की मात्रा ज्यादा है और डार्क मैटर की मात्रा कम है, लेकिन वो है किस जमावट में, किस तरह से वो विस्तृत है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से वो जमी हुई है, ऐसा किसी ने सोचा? बताइए आप। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारे सूर्य में, हमारे पृथ्वी में, हमारे आसपास के ग्रहों में जो मैटर का डिवीजन है, उसका मैथमेटिकल रूप से ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो अदृश्य है, जिसको ईथर या कॉस्मिक एनर्जी या कई तरह से कहते हैं, लेकिन वो उसकी जमावट कैसी है? उसकी जमावट है कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। ये मेरी मैथमेटिक्स है। अब आप कहोगे कि फिर ब्रह्मांड में क्रिएशन कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ब्रह्मांड में सृजन कैसे होता है, कैसे विनाश होता है, कैसे ब्रह्मांड चक्र में है, कैसे ब्रह्मांड पल्सेटिंग कर रहा है, कैसे ब्रह्मांड जो वाइब्रेट कर रहा है, कैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ब्रह्मांड जो है दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड जिनकी वैल्यू अलग अलग है, उनके बीच में धड़क रहा है, पल्सेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मांड जब कसता है, टाइट होता है, उसका नॉर्थन और साउथर्न पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है, तब सेंटर में उस कसावट के कारण सारा मैटर दौड़ता हुआ पास में आता है, भागता हुआ पास में आता है, और टाइट होने से मैटर इकट्ठा होता है। अब सोचे इतना विशाल ब्रह्मांड, और जब ब्रह्मांड में इस प्रकार से कसावट होगी तो पिंड क्या बनेगा, क्या बनेगा सेंटर में? क्या कोई क्रिएशन होगा या ऐसे ही? अगर ब्रह्मांड स्फेरिकल से स्फेरिकल ऑसिलेट करेगा तो कुछ इकट्ठा तो कुछ होगा नहीं, वापस बिखर जाएगा। या इलिप्सॉइड से इलिप्सॉइड के बीच में ऑसिलेट करेगा तो इकट्ठा तो कुछ होगा नहीं, वापस बिखर जाएगा। तो ट्विस्ट और टाइट करने के लिए दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में इस प्रकार से ऑसिलेशन होगा, कसावट होगी। और इस प्रकार से मैथमेटिकल रूप से बताता हूं, वो सेंटर में जो पिंड बना है उसको ब्लैक होल कहता हूं मैं, उसको ब्लैक होल मैंने नाम दिया है। और वो ही ब्लैक होल जिसका स्ट्रक्चर कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये जेट है। ये क्या है कि ब्लैक होल की ये जेट है, और ऊपर नीचे जेट है, और एक्रीशन है। ये बनी कैसे? ये इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले के अनुसार बनी। और इस तरह से ये कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का फॉर्मूला, जिसके लिए मुझे गणित के विशेषज्ञों की जरूरत है, जो फिजिक्स जानते हैं, जो गणित जानते हैं, उनसे मैं सहायता लेना चाहता हूं, उनसे एनिमेशन की और गणित की सहायता लेना चाहता हूं। मेरी जो सीमाएं हैं, मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, कॉमन थिंग इन यूनिवर्स, सिमिलरिटी इन यूनिवर्स, सिमेट्रिसिटी इन यूनिवर्स, दीज आर दी प्रूफ ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। अब आपको सोचिए, ब्रह्मांड जब ऐसे कसेगा और सेंटर में एक गैलेक्सी के साथ में एक ब्लैक होल बनेगा, वापिस ब्रह्मांड खुलेगा, फिर टाइट होगा, फिर खुलेगा, फिर टाइट होगा, हर बार एक ब्लैक होल बनेगा, उसके साथ गैलेक्सी होगी, वो फिर सेंटर से हटेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मांड का इवोल्यूशन होगा, ब्रह्मांड का विकास होगा। वो ब्लैक होल अनंत काल तक तो ऐसे रहेंगे नहीं, ना ऐसे और ना उनका अंत। अब स्टीफन हॉकिंग को आप इतना मानते हैं, मैंने भी स्टीफन हॉकिंग के टक्कर की थ्योरी दी है।
और मैंने ब्लैक होल की एक नई बात कही है कि ब्लैक होल का वास्तव में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। वो ब्लैक होल भविष्य में जो ब्लैक होल होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब वो ब्लैक होल भविष्य में धीरे धीरे तारों में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रेविटी कम होगी, उनका मास कम होगा, उनका टेम्परेचर भी कम होगा, उनका क्या है कि आगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जैसे वो धीरे धीरे तारे में कन्वर्ट होते हैं, नीले तारे, फिर वो सफेद तारे, फिर वो आगे और दूसरे तारों में कन्वर्ट होते हैं, फिर आगे जाकर के ऑरेंज, व्हाइट, ऑरेंज, इस प्रकार से ऑरेंज तारों में, फिर येलो स्टार। तो हमारे सूर्य का जो जन्म हुआ है ना, वो किसी भी गैस, डस्ट और पार्टिकल के इकट्ठे होने से नहीं हुआ है। गैस, डस्ट, पार्टिकल इकट्ठे होकर के कैसे बनेगी, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होगा, इस समझ से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आता। तो नेबुलाएं बनेगी। नेबुलाएं क्या है कि वो प्लेनेटरी नेबुलाओं में फिर इस प्रकार से क्या है, सोलर सिस्टम बन रहे हैं, सूर्य तारे बन रहे हैं। ऐसे नहीं बनते। तो सूर्य का निर्माण या तारों का निर्माण इस प्रकार से ब्लैक होल के अलग अलग स्टेज के तारों से होते होते हमारे सूर्य के तारे के रूप में होगा। सूर्य तारा बनेगा। फिर उसका सूर्य का भविष्य क्या है? सूर्य का भविष्य ऐसे नहीं है कि सूर्य फैलेगा और सबको निकल जाएगा, मरकरी को निकल जाएगा और फिर क्या है कि वीनस को भी निकल जाएगा, पृथ्वी को भी निकल जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा। हमारा सूर्य का ग्रेविटी कमजोर होगा, मास कमजोर होगा। इस तरह से सूर्य जो धीरे धीरे एक लो मास स्टार में कन्वर्ट होगा, फिर इस तरह से और छोटे तारे में, फिर वो एक जुपिटर। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जुपिटर इज ए फेल्ड स्टार, जुपिटर एक फैल तारा है, ऐसा लगता है। तो इस तरह से जुपिटर से सैटर्न, क्योंकि नासा के केपलर मिशन से 3000 से ज्यादा ग्रहों का पता चला, और मिशन से भी पता चल रहा है। तो इस तरह से ये जो है वो धीरे धीरे क्या है, जुपिटर और सैटर्न के बीच के तारे, ग्रह, सैटर्न और यूरेनस के बीच के अन्य ग्रह, और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अन्य ग्रह, और नेपच्यून और सुपर आर्क के बीच के अन्य ग्रह, सुपर आर्क और पृथ्वी के बीच के ग्रह। इस तरह से क्या एक क्रमिक कड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की, कन्वर्जन की एक लॉन्ग प्रोसेस, जो ब्लैक होल से ब्रह्मांड में ब्लैक होल बना, इस तरह से क्रिएशन हुआ। तो डेस्टिनेशन कैसे होगा? डेस्टिनेशन ऐसे होगा, हमारी पृथ्वी जो है वो वीनस में बदलेगी, फिर मार्स में बदलेगी, मार्स के बाद में वो प्लूटो में बदलेगी, प्लूटो के बाद में वो छोटे दूसरे ग्रहों में बदलेगी, मरकरी में, फिर आगे जाकर के वो चंद्रमाओं में बदलेगी, चंद्रमाओं से फिर धूमकेतु, फिर एस्ट्रॉयड, फिर मीटर्स में ब्लैक होकर के ब्रह्मांड में घुल जाएगी। ये है क्रिएशन और डेस्टिनेशन की, यानी कि ब्रह्मांड दोलन करता है, कैसे सर्जन करता है, कैसे विनाश करता है। तो आज की चर्चा को मैं विराम देना चाहूंगा। मैंने इतना कहा है, तो आप लोग इस पे गौर कीजिए, क्या ये दोलनीय ब्रह्मांड के प्रमाण नहीं है? आपके सामने देखिए, आपके सामने कितने प्रमाण हैं। आपके सामने जैविक प्रमाण है, आपके सामने भौगोलिक प्रमाण है, आपके सामने पृथ्वी सिस्टम के प्रमाण है, आपके सामने क्या है, दूसरे ग्रहों के प्रमाण है, आपके सामने सौर मंडल का प्रमाण है, आपके सामने दूसरे तारों, गैलेक्सियों, नेबुलाओं के प्रमाण है। सिमेट्रिसिटी, कॉमन थिंग, सिमिलरिटी, आप एक पैटर्न को नोट कीजिए। आप ऐसे ही बस नहीं कह सकते। तो मैं वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लोग ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, जो लोग ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, जो लोग ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, और जो लोग ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं कहूंगा, फिर मेरी इस पुस्तक में कहाँ कमी है? बताइए आप, मेरी इस पुस्तक में कहाँ कमी है? सुपर कॉन्टिनेंट गिगेंट इक्लोजन, हालांकि मैंने नाम तो भूगोल का दिया है, लेकिन इसमें ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की ही बात है। और इसी तरह से ये पुस्तक ब्रह्मांड के दोलन की एक नई विधि, जो पहले मेरी प्रकाशित हुई थी सन 2011 में, आयुका रिसोर्स सेंटर पर इसका विमोचन हुआ था उदयपुर में। और ये पुस्तक जो 2016-17 में मेरी प्रकाशित हुई थी जर्मनी के लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग से। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग विचार कीजिए कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का फिर क्या मतलब निकलता है।
और उसके प्रमाण के रूप में मैंने जो जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की है, जो जो बातें आपके सामने कही है, क्या आप लोग उससे सहमत हैं या असहमत हैं? कुछ लिखिए, कुछ बताइए, कुछ इंटरेक्ट कीजिए, आप लोग समझिए कि ये सब बातों का मतलब क्या निकलता है। आपके आसपास की चीजों को आप नोट करते हैं, समझते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा अनिल त्रिपाठी सर को भी धन्यवाद, मैडम गीता सचदेवा मैडम को धन्यवाद, डॉक्टर ज्योत्सना मैडम को धन्यवाद, हरिकृष्ण आर्य जी सर को भी नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी ने सुना, अनेक मित्रों ने सुना, अनेक लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।